सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पाठ 5 सोना नामक पाठ, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ के अभ्यास कार्य में पाठ का सारांश, भाषाबोध, पढ़िए और समझिए शीर्षक के आधार पर आज हमें पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करना है। यदि आप लोग पठन सामग्री लेकर उपस्थित नहीं हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लेकर आएं, फिर अध्ययन में शामिल हों। सबसे पहले हम लोग पाठ के सारांश क्रम की ओर बढ़ते हैं। पाठ 5 सोना पाठ का शीर्षक है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो प्रस्तुत पाठ सोना के माध्यम से लेखिका द्वारा पाले गए एक हिरण शावक के जीवनचर्या का वर्णन है। जंगल में पलने वाला जानवर लेखिका के घर में दूसरे पालतू जानवरों के साथ सहज जीवन को जीता है। घर में बच्चों के बीच साथी जानवरों से घनिष्ठ संबंध रखता है और अंततः लेखिका के बाहर चले जाने पर अकस्मात दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेखिका पहले भी हिरण शावक सोना को पाल चुकी थी और सोना के साथ हुई दुर्घटना से दुखी होकर के उन्होंने दोबारा हिरण ना पालने का प्रण कर लिया था, परंतु लेखिका डॉक्टर धीरेंद्रनाथ बसु की पौत्री सुस्मिता की प्रार्थना को अस्वीकार न कर पाई और उन्होंने अपने नियम को तोड़ दिया, क्योंकि उस नियम को भंग किए बिना, उस नियम को तोड़े बिना कोमल प्राण हिरण की रक्षा असंभव थी। जो सुस्मिता ने उनके पास हिरण शावक भेजा था, उसकी रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, यदि लेखिका अपने पुराने नियम को नहीं तोड़ रही, पुराने निश्चय को नहीं तोड़ रही हैं, तो इस शावक को बचाया नहीं जा सकता। संयोग से उन्हें यह जो दूसरा हिरण पालना पड़ रहा था। लेखिका का पशु प्रेम प्रशंसनीय है कि उनके घर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपने सहज स्वभाव को छोड़ करके सरल स्वभाव को धारण करके और एक साथ हिल मिलकर प्रेम से उनके घर में रहते हैं और उन्हें सभी को बराबर स्नेह मिलता है और सबकी देखभाल होती है। ठीक है।
तो इस प्रकार पाठ सोना के माध्यम से लेखिका का जो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम है वह हमें पता चलता है। आइए अब हम अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। अगले क्रम में भाषा बोध शीर्षक के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में दिए गए व्याकरण को पढ़ेंगे, समझेंगे और व्याकरण से संबंधित इन प्रश्न और इनके उत्तरों को समझकर अपने हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। तो भाषा बोध में प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो इसे आप लोग स्वयं करेंगे। पहला नंबर शब्द है स्मृति, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है छात्रावास, चौथा है अनुष्ठान, पांचवा शब्द है विश्वास और छठवां शब्द है संयोग। इन सभी शब्दों का प्रयोग करके आप लोग स्वयं वाक्य बनाएंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न है, यहां निर्देश में कहा गया है कि कौतुक शब्द में प्रिय प्रत्यय जोड़कर बनता है कौतुक प्रिय। यानी एक कौतुक शब्द है, उस कौतुक शब्द में यदि हम प्रत्यय प्रिय जोड़ दें तो वो नया शब्द बन जाता है कौतुक प्रिय। तो हमें निर्देश दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रिय प्रत्यय जोड़कर अन्य शब्द बनाइए एवं उनके अर्थ भी लिखिए। यहां कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें हमें प्रत्यय प्रिय जोड़ना है और नए शब्द की रचना करनी है और उस नए शब्द का अर्थ भी लिखना है। तो यदि यहां पर मैं प्रश्न पूछूं प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे शब्द जिन्हें हम दिए गए शब्द के बाद में, दिए गए शब्द के पीछे जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, तो वही शब्दांश जिनकी मदद से दिया गया शब्द नए शब्द में परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। आइए, यहां पर शब्द दिया है अनुशासन, जन, लोक, न्याय और सत्य। तो इन सभी शब्दों में प्रिय शब्द जोड़ करके नया शब्द बनाना है और उनका अर्थ भी लिखना है। का नंबर शब्द है अनुशासन। अनुशासन के साथ जब हम प्रिय शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा अनुशासन प्रिय। अनुशासन प्रिय का मतलब होता है अनुशासन से प्रेम करने वाला, अनुशासन को मानने वाला या अनुशासन का पालन करने वाला। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है जन। जन के साथ जब हम प्रिय शब्द जोड़ेंगे तो वो बनेगा जनप्रिय। जनप्रिय का मतलब हो गया जन का प्रिय, यानी हर एक जन, हर एक व्यक्ति का प्रिय। ओके, अगला शब्द है लोक। लोक के साथ प्रिय शब्द जोड़ा गया तो यह बन गया लोकप्रिय। लोकप्रिय का मतलब समाज का प्रिय, जो समाज में प्रिय है उसे लोकप्रिय कहा जाएगा। न्याय, न्याय शब्द के साथ जब हम प्रिय जोड़ेंगे तो बनेगा न्यायप्रिय। न्यायप्रिय का मतलब होता है न्याय से प्रेम करने वाला। अगला शब्द है सत्य। सत्य के साथ जब प्रिय जोड़ा जाएगा तो बनेगा सत्यप्रिय। सत्यप्रिय का मतलब होता है, सत्यप्रिय का अर्थ होता है सत्य से प्रेम करने वाला।
तो इस प्रकार से ये शब्द हैं और उनका अर्थ है। हिंदी नोटबुक 1 में इन्हें लिखना है। 7वें प्रश्न को करने के बाद अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 में निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहां पर क, ख, ग, घ ये 4 शब्द दिए गए हैं और इन चारों शब्दों में हमें 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है हिरण, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है दूध और चौथा शब्द है आंख। हिरण शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द होंगे मृग, सारंग और कुरग। मृग, सारंग और कुरग। ठीक है। स्वर्ण शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द होंगे सोना, हेम, कंचन। सोना, हेम और कंचन। इसी प्रकार दूध शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द होंगे पय, क्षीर और दुग्ध। पय, क्षीर और दुग्ध। ऐसे ही आंख शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द होंगे अक्षि, नयन, नेत्र। अक्षि, नयन, नेत्र। तो ये पर्यायवाची शब्द थे। पढ़ें, समझें और हिंदी नोटबुक 1 में लिखें। इसके बाद हम लोग पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत जो व्याकरण दी गई है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे संबंधित जो अभ्यास कार्य दिया गया होगा उसे करना है। तो पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत यहां पर संधि दी गई है। तो हमें संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से संधि की जाती है, वो यहां पर संक्षिप्त रूप में बताया गया है। संधि के विषय में आपको जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक मिली है वहां पर विस्तृत वर्णन है। आप वहां से भी संधि, संधि विच्छेद इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां पर दिया है संधि, तो बताया गया संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। जी हां, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, दोस्ती, समझौता, मित्रता आदि। 2 वर्णों के परस्पर मेल से शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। वर्णों के इस प्रकार संयोग को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्ण, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है बदलाव। जब पहला शब्द और पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो ये वर्ण जब आपस में इन दोनों वर्णों में मेल होता है तो विकार उत्पन्न होता है, यानी बदलाव आता है। और वही बदलाव वर्णों के इसी प्रकार के संयोग को, इसी प्रकार के बदलाव को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। आज हम यहां स्वर संधि के विषय में जानेंगे।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आप इसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दीर्घ संधि के विषय में यहां पर दिया गया है, यदि किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर को समझें। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर होता है, जैसे हम स्वर पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ। तो अभी हमने पढ़ा अ, धीरे से बोलना है। आ, थोड़ा स्वर तेज हो गया। अ, स्वर धीमा है। आ, स्वर तेज है। तो जहां पर स्वर धीमा है वही ह्रस्व स्वर है, और जहां पर स्वर तेज है वही दीर्घ स्वर है। तो दूसरे साधारण और सरल शब्दों में, वैसे व्याकरण के दृष्टि से ऐसा बोलना गलत होता है कि छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ। व्याकरण की दृष्टि से छोटा बड़ा शब्द का प्रयोग करके किसी स्वर को बोलना ये गलत है। फिर भी यहाँ समझ लीजिए कि ह्रस्व का मतलब उसी छोटे से है, उसी छोटे स्वर से है। और इ, उ, ये ह्रस्व स्वर है। तो कह रहे हैं यदि किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाता है, यानी अ के बाद आ गया, या अ के बाद अ आया, तो क्या होता है? वह दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे आपने अ और आ इनका मेल किया, तो इन दोनों के मेल से जो स्वर बनेगा वो बनेगा आ। आपने ई और ई का मेल किया तो जो स्वर बनेगा वो बनेगा ई, यानी सॉरी, ई और ई का मेल करेंगे, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल करेंगे, तब जाकर के वो हमारा दीर्घ ई बनेगा। ठीक है। ह्रस्व स्वर, यदि किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद, कहने का मतलब अब इस तरह से समझें कि जो पहला शब्द दिया है उस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें ह्रस्व स्वर है, और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है उसमें ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, कोई सा भी एक स्वर है, तो ये दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर ही बनाते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, राम धन अनुज। राम धन अनुज, तो राम में क्या है? राम पहला शब्द है, अनुज दूसरा शब्द है। तो राम में अंतिम वर्ण क्या है? मां, और उस मां में जो स्वर निकल रहा है वो निकल रहा है अ। और इसके बाद दूसरा शब्द है अनुज। अनुज का जो पहला वर्ण है वो है अ। तो यहां पर दोनों जगह, यानी पहले शब्द में ह्रस्व स्वर और दूसरे शब्द में भी ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व के बाद ह्रस्व स्वर आया तो वो मिलकर बन गया दीर्घ स्वर, आ बन गया। तो राम धन अनुज ये मिलकर बना रामानुज, रामानुज। ठीक है। इसी प्रकार रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, यानी रवि के साथ इंद्र शब्द को आपने जोड़ा तो ये बन गया रवींद्र। कैसे?
क्योंकि यहां पर रवि शब्द ये पहला शब्द है और इंद्र दूसरा शब्द है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है हुई, इसमें स्वर आ रहा है ई, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें भी स्वर है ई। तो दोनों स्वर ह्रस्व हैं, और ह्रस्व और ह्रस्व स्वर मिलकर के बन गए दीर्घ स्वर। तो ये हो गया रविधन इंद्र, रवींद्र। इसी प्रकार भानुधन उदय मिलकर बन गया भानुदय, भानुदय। ठीक है, पुनः पढ़ें, समझें। यदि और भी कोई संदेह है तो आपके जो व्याकरण पुस्तक है उसमें संधि पाठ में जाकर के और विस्तृत रूप से दीर्घ संधि को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहां पर ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क, ख, ग, घ, अंगा ऐसे शब्द दिए गए हैं, ऐसे यहां उदाहरण दिए, प्रश्न दिए गए हैं। और इन प्रश्नों में हमें करना क्या है? संधि करके उत्तर लिखना है। जैसे उदाहरण में हमें बताया गया कि शैशवधन अवस्था, तो इससे नया शब्द बन गया शैशवावस्था। उसी तरह का नंबर में दिया है छात्रधन आवास, खा नंबर में दिया है ग्रीष्मधन अवकाश, गा नंबर में दिया है विद्याधन आलय, घा नंबर में दिया है विद्याधन अर्थी, और अंगा नंबर में दिया है दीपधन अवली। तो इन सभी शब्दों के जो प्रश्न शब्द दिए हुए हैं, जो प्रश्न दिया हुआ है, उन्हें हमें संधि करके उत्तर बताना है। तो का नंबर दिया है छात्र, इससे संधि होगी तो बनेगा नया शब्द छात्रावास। खा नंबर में दिया है ग्रीष्म धन अवकाश। इन दोनों का जो मेल होगा, जो संधि होगी, उससे नया शब्द बनेगा ग्रीष्मावकाश। गा नंबर शब्द दिया है विद्या धन आलय। इनका मेल करने पर शब्द बनेगा, संधि युक्त शब्द बनेगा विद्यालय। घा नंबर में दिया हुआ है विद्या धन अर्थी। इन दोनों शब्दों का मेल करने से शब्द बनेगा विद्यार्थी। अगला नंबर है दीप धन अवली। इनका मेल करने पर नया शब्द बनेगा दीपावली। पहले शब्द का उत्तर है छात्रावास, दूसरे शब्द का उत्तर है ग्रीष्मावकाश, तीसरे शब्द का उत्तर है विद्यालय, चौथे शब्द का उत्तर है विद्यार्थी, और पांचवें शब्द का उत्तर है दीपावली। ठीक है, इसके बाद गृह कार्य ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6, 7, 8 एवं 9 को हिंदी नोटबुक में लिखकर पूरा करना है। तो इसे, इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को हिंदी नोटबुक 1 में आप लोग लिखेंगे। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।